Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and we are doing business studies of class 12th. And in my previous video, I have discussed with you capital structure. So what is capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि आप जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो अपना बिजनेस के लिए कैपिटल रेज करने के लिए उसमें आप कितनी कैपिटल इक्विटी के थ्रू रेज कर रहे हो, कितनी कैपिटल आप डिबेंचर्स के थ्रू रेज कर रहे हो, कितनी कैपिटल आप प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज कर रहे हो और कितनी कैपिटल आप बोरोड फंड्स लाइक डिबेंचर लोन इन सब से आप रेज कर रहे हो। तो इन सब के बारे में जो डिसीजन लेना होता है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज कैश फ्लो पोजीशन। अगर तो देखो हमें लगता है कि हमारे बिजनेस की जो कैश इनफ्लो पोजीशन है वो इतनी है कि वो एवरी ईयर जो भी हमारा डिबेंचर्स है उनके इंटरेस्ट को उससे पे किया जा सकता है, तब तो हम डिबेंचर्स को अपने स्ट्रक्चर में अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो इनफ्लो पोजीशन है कैश इनफ्लो पोजीशन वो अच्छी नहीं है, मतलब किसी बार ऐसा भी होता है कि हमें लॉस हो जाता है, तब हमें डिबेंचर्स को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर्स पर हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो भी करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे मर्जी पे करें, ठीक है। तो अगर हमारी कैश इनफ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो हमें डेट सिक्योरिटीज़ को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं रखना चाहिए या बहुत ही कम रखना चाहिए। हम इक्विटीज़ के थ्रू अपना ट्रेड कर सकते हैं। देन सेकेंड फैक्टर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब है कि कंपनी की जो अर्निंग है उससे वो कितने टाइम इंटरेस्ट पे कर सकती है, कितनी बार वो इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो जितना ज़्यादा ये रेशो होगा, जितना हाइयर ये रेशो होगा, उतना ही कंपनी बोरोड फंड्स को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रख सकती है। अगर ये वाला रेशो जितना कम रहेगा उतना ही कम कंपनी को बोरोड फंड्स को यूज़ करना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो इंटरेस्ट कवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एबिट। एबिट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट को पे करने से पहले और टैक्स को पे करने से पहले जो फर्म की अर्निंग है उसको आपने डिवाइड करना है इंटरेस्ट से। नंबर ऑफ टाइम्स में आपका आंसर आएगा ये। थर्ड फैक्टर इज डेट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR. Don't confuse this word debt with debenture. Debenture is one another thing and debt is one another thing. Debt means overall जो obligation है कंपनी की, मतलब डेट का हिंदी में अगर आपको मतलब बताऊँ इसका मतलब होता है कर्जा, लाइबिलिटी। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो क्यों फाइंड आउट की जाती है, ये आपको बताती है कि आप अपने प्रॉफिट में से, कंपनी अपने प्रॉफिट में से जितना उसके पास अर्निंग है उसमें से वो अपने ईयर की 1 ईयर की जितने भी उसकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं पे करने की, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड एवरी ईयर पे करना होता है कंपनी को और इंटरेस्ट उसको पे करना होता है डिवेंचर्स पे, ये इसके अलावा उसकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो भी उसने लोन वगैरह अगर कहीं से लिया है या ऐसा कुछ भी जो उसने 1 ईयर के अंदर अंदर देना है, पे करना है, फिक्स्ड है जो कि अगर लॉस है तो भी देना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर मतलब उन चीज़ों को आप कितनी बार पे कर सकते हो वो निकाला जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशो से। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो से एक स्टेप आगे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में सिर्फ आप ये देखते हो कि आप अपनी अर्निंग में से इंटरेस्ट कितने टाइम पे कर सकते हो, लेकिन डेट सर्विस कवरेज रेशो में आप 1 ईयर के अंदर आपको जितना भी कर्जा देना होता है, जितना भी डेट देना होता है वो सारा आप देखते हो। तो इसमें ऊपर देखो न्यूमिनेटर में फॉर्मूला में लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। यहाँ पर
डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया है? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है ना वो आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है, लेकिन उससे आपका पैसा नहीं जाता, आपकी कैश पर इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉन कैश होता है ये। तो इससे आपका प्रॉफिट तो कम हो जाता है, बट अगर हम कैश की बात करें तो कैश कम नहीं होती, इसलिए इसको ऐड किया है। उसके बाद इंटरेस्ट भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हो कि इतने इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट कम हो गया, बट वो इंटरेस्ट अभी आपसे कैश में गया नहीं है, तो इसलिए उसको ऐड किया है। देन नॉन कैश जितने भी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए उनको भी ऐड इसीलिए किया है कि आपसे इनके जाने से कैश नहीं गई है, ओनली प्रॉफिट कम हुआ है। तो हमने ओवरऑल कैश की बात की है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया है प्रेफरेंस डिविडेंड से, फिर प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जो भी आपने पे करना है इस प्रॉफिट में से उनको आपने डिनोमिनेटर में रखा है, ऊपर आपने लिखा जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है इनको पे करने के लिए। तो जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ज़्यादा आप डेट मीन्स बोरोड फंड्स को आप रख सकते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, और जितना ये कम होगा उतना ही आपको इक्विटीज़ के थ्रू ज़्यादा पैसा रेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलने वाली है, अगर वो रिटर्न आपकी डेट की कॉस्ट से ज़्यादा है तब आप डेट को ज़्यादा रख सकते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा, इक्विटी को ज़्यादा रखना पड़ेगा। देन कॉस्ट ऑफ डेट, जो आपने अगर आप बोरोड फंड के थ्रू पैसा रेज करना चाहते हो तो वो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहे हैं। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विटी के कंपैरिजन में कम है तो आप डेट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, अदरवाइज यू शुड चूज इक्विटी। देन टैक्स रेट, एज यू नो कि जब भी आप डिवेंचर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो, तो पहले इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, उसके बाद टैक्स डिडक्ट होता है। तो इस केस में क्या होता है कि टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है कंपनी को। अगर तो टैक्स रेट्स हाई हैं काफ़ी, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, डिवेंचर को चूज़ करना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि वहाँ पर कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन अगर टैक्स रेट हाई नहीं है, मामूली सा टैक्स है, तो वहाँ पर आप इक्विटी के बारे में भी सोच सकते हो। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पर शेयर की जो अर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उनका मेन गोल यही रहता है। तो जब तक तो डिवेंचर को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखने से हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इफेक्ट नहीं कर रहा या वो कम नहीं हो रहा, तब तक उस लेवल तक तो हम डिवेंचर्स को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं। बट जहाँ डिवेंचर्स के ऐड होने से हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, वहाँ पर हमें डिवेंचर्स को छोड़ के इक्विटी को चूज़ करना पड़ेगा। देन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि जैसे कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर्स को बेचेगी तो उसके लिए उसको ऐड भी देनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, अंडर राइटर्स को हायर करना पड़ेगा, ब्रोकर्स को हायर करना पड़ेगा। अंडर राइटर्स या ब्रोकर्स कमीशन एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं कमीशंस बेसिस पर, तो उनको जो कमीशन देनी पड़ेगी या इन सब कामों को करने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो डिबेंचर के केस में या शेयर्स के केस में ये वाली फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें डिबेंचर्स और शेयर्स को छोड़कर हमें जो अदर वेज हैं जैसे लोन लेके या एडवांस लेके कहीं से, तो उनके थ्रू हम कैपिटल रेज कर सकते हैं। देन रिस्क कंसिड्रेशन। अब रिस्क का यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, देखो जो डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर होल्डर्स को कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि उनको पता है कि एवरी ईयर चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनके पास ये फिक्स्ड पैसा आ जाएगा। लेकिन जो कंपनी होती है
वो अगर डिवेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करती है तो कंपनी रिस्क में रहती है कि अगर कंपनी को लॉस हो गया तो भी पैसा देना पड़ेगा, फिर उसको चाहे अपनी असेट्स को सेल करके देना पड़े। तो डिवेंचर्स के केस में कंपनी रहेगी रिस्क में और डिवेंचर होल्डर्स को कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो अगर तो कंपनी के पास मतलब कंपनी इतना रिस्क नहीं ले सकती, वो रिस्क लेना नहीं चाहती, तब वो डिवेंचर्स को चूज़ नहीं करेगी, तब वो इक्विटी के थ्रू ज़्यादा पैसा रेज करने की कोशिश करेगी। ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब देखो, अगर पहले ही कंपनी डिवेंचर्स के थ्रू ज़्यादा पैसा रेज कर लेगी, उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर वो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करती है तब उसके ओनर्स बनते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है। लेकिन अगर वो डिवेंचर्स के थ्रू करती है तो कंपनी कर्जदार बन जाती है एक तरीके से। तो जब वो पहले ही कर्जदार ज़्यादा हो जाएगी तो इन फ्यूचर अगर उसको कहीं से लोन वगैरह लेना पड़ जाता है तब उसके लिए प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तब कंपनी को इक्विटी को ज़्यादा रखना चाहिए अपने स्ट्रक्चर में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये, तो हर एक पॉइंट आपको कुछ ना कुछ बताएगा कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इक्विटी को रखना चाहिए अपने स्ट्रक्चर में, या अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें डेट को रखना चाहिए अपने स्ट्रक्चर में। तो आपने इन सभी को कंसीडर करते हुए जिसके प्लस पॉइंट्स ज़्यादा और माइनस पॉइंट्स कम है, हमें उस चीज़ को रखना है। रखा मिक्सचर जाता है दोनों का। ठीक है। बट किसका ज़्यादा रखना है, किसका कम, या क्या प्रोपोर्शन रखना है, वो इन सभी पॉइंट्स के बेस पर डिसाइड किया जाएगा। देन कंट्रोल। अब देखो, जितना ज़्यादा आप इक्विटी के थ्रू अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल रेज करोगे ना, तो उतने ही ज़्यादा आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स बनेंगे, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे उतने ज़्यादा हाथों में कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा। अगर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो नहीं चाहते कि उनकी कंपनी का कंट्रोल और ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो वो क्या करेंगे, डिवेंचर को ज़्यादा ऐड करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब ये हर किसी की अपनी पर्सनल मेंटेलिटी है कि कौन क्या चाहता है। कोई कंपनी चाहती होगी, किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते होंगे कि उनका जो कंट्रोल है वो बेशक डाइल्यूट हो जाए बट उन्होंने रिस्क नहीं लेना। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हम रिस्क ले सकते हैं बट हमारा कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि वो क्या प्रोपोर्शन रखते हैं। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब जो सेबी होता है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी के अंडर डिबेंचर्स या जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स वगैरह हैं, इन सब को लेके जो भी गाइडलाइंस हैं वो बनाई जाती हैं। तो अगर तो सेबी ने गाइडलाइंस ईजी बनाई हैं तो उस केस में इन सिक्योरिटीज़ के थ्रू हम पैसा रेज कर सकते हैं। और अगर सेबी ने इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया है तो वो दूसरे मोड की तरफ जा सकते हैं, लोन वगैरह की तरफ। और मॉनिटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं ये मनी से रिलेटेड पॉलिसी होती है, इनको आरबीआई बनाता है। लोन वगैरह को आरबीआई ही कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल। अगर आरबीआई ने लिबरल पॉलिसीज़ बनाई है मॉनिटरी से लेके, मॉनिटरी पॉलिसीज़ जो हैं, तो उस केस में लोन्स के थ्रू हम पैसा ज़्यादा रेज कर सकते हैं। देन स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब स्टॉक मार्केट में भी कभी बूम पीरियड आ जाता है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी रिसेशन मीन्स कि डाउन जा रही है मार्केट, डिप्रेशन मीन्स वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, बूम मीन्स वो अपने पीक पीरियड पे है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो ये वाली जो कंडीशंस हैं ये भी अफेक्ट करेंगी कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब देखो कि जब डिप्रेशन का पीरियड होगा, जब जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन है काफ़ी ज़्यादा, या जब लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बिजनेस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कमा सके, प्रॉफिट बहुत कम चांसेस हैं। तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करेंगे, वो शेयर्स नहीं खरीदेंगे उस टाइम पे, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको डिविडेंड सिर्फ तभी मिलता है जब जिस साल में कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टर्स अपना दिमाग यूज़ करेंगे और सोचेंगे कि अब तो बिज़नेस डाउन चल रहे हैं,
तो अभी तो बिज़नेस के प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो अगर हम शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को अगर लॉस हो जाता है तो हमें थोड़ी फिर कंपनी डिविडेंड देगी, तो शेयर होल्डर्स ऐसा सोच सकते हैं। तो वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, कंपनी को डिबेंचर्स कंपनी से लेके और कंपनी को डिबेंचर्स के थ्रू वो पैसा देना ज़्यादा पसंद करेंगे, और लोन इंटरेस्ट पर उनको पैसा देना वो ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इंटरेस्ट पर पैसा दे रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट तो उनको मिल ही जाना है, चाहे कंपनी को लॉस हो फिर भी मिल जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट पर पैसा देना पसंद करेंगे डिप्रेशन की कंडीशन में। ओके, एंड बूम पीरियड में कंपनी को प्रॉफिट होगा ही होगा, तो वहाँ पर तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल ही जाना है, तो उस टाइम पे वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये जो कंडीशंस है ये भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। देन लास्ट पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। जो दूसरी कंपनीज हैं, कंपटीटर कंपनीज, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हुए भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट कर सकता है। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी होता है कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इतना डेट रखना चाहिए, इतनी इक्विटी रखनी चाहिए। उन चीज़ों को देखते हुए भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमें किसी और के कैपिटल स्ट्रक्चर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, अंधाधुंध। हमें देखना चाहिए कि क्या हम रिस्क ले सकते हैं हाई, क्या हमारी फर्म अफोर्ड कर सकती है हाई रिस्क। अगर कर सकते हैं तो ही हम ज़्यादा डेट रखें, अदरवाइज हम इक्विटी के थ्रू जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. In my next video, I will discuss with you fixed capital and its factors. Thank you.